एक छात्र नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? एक छात्र नेता के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, वो जो चुनौती होती है आर्थिक चुनौती। क्या विशेषता थी कि एक सामान्य से परिवार से निकला हुआ लड़का जो देवरिया से आता है और इलाहाबाद में अपना इतना बड़ा प्रभाव बना देता है? बस एक मन में समाजवादी विचारधारा थी जो हम लोग के अंदर घुस गई थी, पर गैंगस्टर लगाया गया। छात्र आंदोलन करने वाले नौजवानों के ऊपर गैंगस्टर लगाना ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। गैंगस्टर वो होता है जो गैंग बनाकर वसूली करे। गैंग बनाकर वसूली करने वाला योगी आदित्यनाथ जी की गोद में बैठा है, और छात्र हितों की बात करने वाला गैंगस्टर बनकर आज रोड पर संघर्ष कर रहा है। छात्र है तब न नेता है, तो छात्र पढ़ेगा ही ना, और बिना पढ़े तो पास होगा। दोबारा अगर आपको फिर से छात्र बनने का अवसर मिले, फिर से पढ़ने का अवसर मिले, तो क्या आप स्वीकार करेंगे उसको? हाँ, एकदम एकदम। और फिर दोबारा छात्र अध्यक्ष बनने का अवसर? एकदम, जीवन का सबसे अच्छा पल। उस दौरान अपने निजी जीवन को जीने में वो कितनी चुनौतियाँ होती थी? छात्र नेता का अपना निजी जीवन कुछ होता नहीं है। मैं एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, कोई निजी जीवन नहीं है। मुझे शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी में वो नेता जो छात्र संघ की कोख से निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर विराजमान हैं, लेकिन उसके बाद भी छात्र संघ के पक्ष में अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। हम लोग छात्र नेता थे और छात्रों की जमात हम लोग के साथ थी, तो कोई ऐसे गुट वाले लोग हम लोगों से कभी अच्छा ही संबंध रखे, मतलब हम लोगों से टकराने की हिमाकत कभी नहीं की। एक तरफ आपके जैसे युवा राय लड़ने की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा ऐसे हैं जो झंडा धोने की बात करते हैं। आखिर उन युवाओं के सामने से क्या मजबूरी हो जाती है कि वो अपने हक और अधिकार को भूल जाते हैं, फिर किसी तरह का झंडा उठाए? भारतीय जनता पार्टी का भी नौजवान भारतीय जनता पार्टी में सुखी नहीं है, बस वो समय का इंतजार कर रहा है। अब वो तो बगावत कर रहा है एकदम। 2027 में हम आपसे दावे के साथ बताएं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राजनीति के नर्सरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई सारे बड़े ऐसे नेता हुए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले। आपको क्या लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहचान आज भी राजनीति के नर्सरी के रूप में ही है, या फिर यह पहचान अब धूमिल होते हैं? विश्वविद्यालय में जाकर जिस दल की राजनीति करते हैं, उस दल के छात्र संगठन के लिए पूर्वांचल छात्रों का सम्मेलन करते हैं। कितना दोहरा चरित्र है राजनीति। विश्वविद्यालयों में क्या होता है कि जो वहाँ का स्थानीय छात्र रहता होता है, उनका पकड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो देवरिया से निकल के आप इलाहाबाद जाते हैं तो कितनी चुनौतियाँ आती हैं आपके सामने? देश में जब IPS एसोसिएशन हो सकता है, IAS एसोसिएशन हो सकता है, कर्मचारी एसोसिएशन हो सकता है, ये इवेंट टीचर एसोसिएशन हो सकता है, प्रोफेसर एसोसिएशन हो सकता है, और जितने भी विश्वविद्यालय, एक छात्र नेता जब छात्र से छात्र नेता होता है तो उतना ही पड़ता है कि जितने में उसका काम चल जाए। माँ ने सबसे पहले मुझे सपोर्ट किया कि अगर लड़का यही करना चाहता है तो एक बार इसको मौका दीजिए। बिल्कुल। तो आज जो कुछ भी हूँ इसमें मेरी माँ का सबसे बड़ा योगदान है। शेर गया और घर के लोग को पता चला तो माता जी कहीं नहीं कि अब तुम वापस आ जाओ, तो वहाँ पढ़ने गए हो? हाँ, माता जी का एकदम बहुत भावुक थी, परेशान थी। फिर कोई जेल में रहने के दौरान बातचीत आदमी कर नहीं सकता है, तो हमने माता जी को एक पत्र लिखा कि जेल में तो भगत सिंह से लेकर और तमाम देश के ऐसे महापुरुष, डॉक्टर लोहिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये सब लोग जेल में रहे हैं देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी के आंदोलन के बाद भी। तो माँ, हम कोई क्राइम करके नहीं गए हैं, हक और अधिकार में गए हैं, और जेल में है तो बहुत सारे लोग हमसे मिलने आते हैं। और हम लोग जेल गए तो हम लोग के अंदर बहुत डर था कि घर कोई ना जान जाए कि हम लोग जेल गए, और हम लोग को पुलिस मारी भी थी और हम लोग जेल चले। छात्र राजनीति के दौरान की कोई ऐसी घटना जो अभी भी आपको याद रहता है? हाँ, जरूर याद है। हम लोग छात्र राजनीति में थे, और जब मैं पहली बार जेल गया था छात्र राजनीति, जाति पात से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर लोग एक दोस्त का, एक अपने भाई का मजबूती के साथ साथ देते हैं। उसी साथ में हम लोग राजनीति में आगे बढ़े, और हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहते थे। जिस छात्रों का समूह मिलता गया, पूरा देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, इलाहाबाद। और देखिए, छात्र राजनीति में न जातिवाद होता है, न क्षेत्रवाद होता है, बिल्कुल, और न इस तरीके से भावना होता है। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। जब राजनीति में युवा आते हैं तो वहां परिवर्तन होता है, और ठीक वैसा ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं, और वर्तमान में अभी यह देवरिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के एक उभरते नेता हैं। युवाओं में एक बड़ा पकड़ है, एक बड़ा नाम है। श्री अवनीश यादव जी आज हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। आज हम खास बातचीत करेंगे, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसे शुरू किए छात्र अध्यक्ष बनने की राय आप अपने? देखिए, हम लोग तो यहीं से हम लोग की पढ़ाई लिखाई हुई, और जी यहीं से हम लोग पढ़े लिखे।
जब भी स्कूल के बाद इंसान कहीं ना कहीं बाहर पढ़ने जाता है, तो हम लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम सुने थे, हम लोग गए वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। हम लोग जिस हॉस्टल में रहते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉलैंड हॉल हॉस्टल, चूँकि हॉलैंड हॉल हॉस्टल ट्रस्ट का हॉस्टल था, तो पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में बड़ी असुविधाएं कभी कभी होती थी। बिल्कुल। तो उन्हीं अब इस असुविधाओं को लेकर हम लोग थोड़ा मोड़ा आंदोलन कर लेना, अपनी मांग को मान लेना, ये सब सिलसिला चलता रहा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं हॉलैंड हॉल हॉस्टल में रहा, तो वहाँ के जो वरिष्ठ थे हॉस्टल के, जो हमारे समकक्षी थे, उन सब ने हमें देखा तो कहा यार कि तुम चुनाव लड़ो, तुमको हम लोग यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाएंगे। और बस ये अपनी हक की लड़ाई में, बिल्कुल, कोई शौक नहीं था कि हम यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष ही बनना है, लेकिन अपने हक की लड़ाई में, छात्रों की हक के अधिकार की लड़ाई में, जो हॉस्टल की से सुविधाओं के लिए शुरू होते थे विश्वविद्यालय तक पहुंचा। विश्वविद्यालय में छात्रों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते और हम लोग का झुकाव उसी समय समाजवादी छात्र सभा की तरफ हो गया। और समाजवादी छात्र सभा से हम लोग जुड़े। और वहाँ पे एक हमारे बड़े भाई थे अभिषेक यादव, वो समाजवादी छात्र सभा के वही उस समय वहाँ के अच्छे नेता थे। हालांकि हम लोग देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में क्या होता है कि जो वहाँ का स्थानीय छात्र नेता होता है उनका पकड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो देवरिया से निकल के आप इलाहाबाद जाते हैं तो कितनी चुनौतियाँ आती हैं आपके सामने? चुनौतियाँ क्या, विश्वविद्यालय ऐसी जगह थी कि जहाँ पे पूरे देश के नौजवान और देश के बाहर के भी नौजवान पढ़ते थे जी। तो सबकी समस्याओं को लेकर हम लोग संघर्ष करना शुरू कर दिए। चाहे फीस वृद्धि बढ़ती थी, चाहे हॉस्टल में फीस बढ़ जाता था, मेस को लेकर, विश्वविद्यालय में अनियमितताओं को लेकर, और जो भी ऐसी छात्र विरोधी फैसले होते थे उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करना शुरू किए। तो फिर छात्रों का समूह मिलता गया, पूरा देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, इलाहाबाद। और देखिए छात्र राजनीति में न जातिवाद होता है, न क्षेत्रवाद होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और न इस तरह की कोई भावना होती है। जाति पात से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर लोग एक दोस्त का, एक अपने भाई का मजबूती के साथ साथ देते हैं। उसी साथ में हम लोग राजनीति में आगे बढ़े और हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति के दौरान की कोई ऐसी घटना जो अभी भी आपको याद रहता है? हाँ जरूर याद है। हम लोग छात्र राजनीति में थे और जब मैं पहली बार जेल गया था छात्र राजनीति में जी, और हम लोग जेल गए तो हम लोग के अंदर बहुत डर था कि घर कोई ना जान जाए कि हम लोग जेल गए। और हम लोग को पुलिस मारी भी थी और हम लोग जेल चले गए। घर के लोगों को मालूम चला, घर के लोग पहले बहुत परेशान हुए, लेकिन जब वहाँ के कुछ सीनियर और तमाम लोगों ने बात किया तो घर के लोग भी मान गए। और जो जेल जाना पहली बार था वो शायद हम लोग अपने जीवन में नहीं भूलेंगे। जो इलाहाबाद की नैनी जेल में हम पहली बार आंदोलन में गए थे, छात्र आंदोलन में गए। तो जब आप जेल गए और घर के लोग को पता चला तो माताजी कहीं नहीं कि अब तुम वापस आ जाओ, तुम तो वहाँ पढ़ने गए हो? हाँ, माताजी का एकदम बहुत भावुक थी, परेशान थी। फिर कोई जेल में रहने के दौरान बातचीत आदमी कर नहीं सकता है, तो हमने माताजी को एक पत्र लिखा कि जेल में तो भगत सिंह से लेकर और तमाम देश के ऐसे महापुरुष, डॉक्टर लोहिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये सब लोग जेल में रहे हैं देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी के आंदोलन के बाद भी। तो माँ हम कोई क्राइम करके नहीं गए हैं, हक और अधिकार में गए हैं। और जेल में है तो बहुत सारे लोग हमसे मिलने आते हैं जी। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ बड़ा उत्साहवर्धन करते हैं। और जेल में भी हम लोगों को तमाम कैदी जो होते हैं वो बड़े अच्छे नज़रिए से देखते हैं कि हम लोग आंदोलनकारी। तो माँ आपको भी फख्र होना चाहिए। तो फिर मेरी माँ का, जब हम जेल से बाहर निकले, मेरी माँ थोड़ा भावुक थी, लेकिन फिर उनका आशीर्वाद मिला। और मुझे सबसे पहले हमारे घर के लोग तो हमें छात्र राजनीति करने से मतलब विरोध में आ गए थे कि नहीं करना है ये वो, तुम पढ़ने में ठीक ठाक हो, पढ़ाई करो। लेकिन मेरी माँ ने सबसे पहले मुझे सपोर्ट किया कि अगर लड़का यही करना चाहता है तो एक बार इसको मौका दीजिए। बिल्कुल। तो आज जो कुछ भी हूँ इसमें मेरी माँ का सबसे बड़ा योगदान है। और मेरे पिताजी फिर उसके बाद मेरे फैसले में मेरे साथ खुल कर साथ दी और मुझे छात्र के अध्यक्ष बनाने में उन्होंने एकदम पूरा अपना आशीर्वाद। एक छात्र नेता के लिए पढ़ाई और छात्र राजनीति में सामंजस्य बैठा पाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन चूंकि हम लोग छात्र नेता हैं तो छात्र भी हैं, उसके बाद छात्र नेता हैं। तो छात्र हैं, छात्र उसी को कहा जाता है जो पढ़ाई करता हो। बिल्कुल। तो पढ़ाई तो हम लोग करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि एक छात्र जो होता है वो
औसतन जब जाता है घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए तो 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटा पढ़ता है। बिल्कुल। और एक छात्र नेता जब छात्र से छात्र नेता होता है तो उतना ही पढ़ता है कि जितने में उसका काम चल जाए, पास हो जाए, नहीं काम चल जाए, अच्छा नंबर पा जाए, पास हो जाए, अच्छा कुछ कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किताबों से एकदम विदा ले लेता है, किताब से उसका भी प्रेम रहता है। हम लोग आज भी किताबों से प्रेम रखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये चलता रहता है हम लोगों का। आप तो इतने तेज तर्रार छात्र नेता हैं, पूरे विश्वविद्यालय परिसर में आपका एक अलग ही प्रभाव था, तो कोई आपका ऐसा कोई महिला मित्र जिसने आपको प्रोत्साहित किया हो कि तुम चुनाव लड़ो? हाँ, बहुत सारी हमारे साथ की पढ़ने वाली लड़कियां, जो हमारे खास कर देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया की बहुत सारी हमारी सहपाठी लड़कियां थी। वो हम लोगों से कही, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़ेंगे, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपको वोट करेंगे। और हम चुनाव लड़े तो बहुत संख्यक छात्राओं ने मेरे साथ खुलकर चुनाव प्रचार किया, नारे लगाए मेरे, कि हमको आज भी वो नारा याद है कि एक आलू 2 समोसा, अवनीश यादव पर है भरोसा, ये लड़कियों ने नारा दिया था। वाह वाह। हाँ, तो बहुत, और आज भी उन लोगों से एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह हमारे रिश्ते हैं, और हम लोग के पारिवारिक रिश्ते हैं, और लोग बड़े हमें सपोर्ट किए। उनके फादर मदर भी हमसे मिलते हैं, बड़ी मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो जब आप राजनीति में आ गए और पूरे विद्यार्थियों का सहयोग भी आपको मिलने लगा, आप चुनाव लड़ना शुरू कर दिए, तो फिर उसमें आपके मन में नहीं आ रहा था कि कहीं मैं हार जाऊंगा तो मेरा पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा? नहीं, जब हम लोग राजनीति में आ गए तो हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और मैं, संजोग अच्छा था कि मैं जब छात्र राजनीति में उतरा तो मैंने समाजवादी छात्र सभा का दामन पकड़ा जी। और हमारे साथ एक बड़े भाई थे अभिषेक यादव जी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करते थे। उन्होंने मुझे एक तरीके से छात्र राजनीति में, पहले बार उन्होंने कहा था मुझे, एक बहुत पहले ही हमसे कहे थे, जब हम मतलब चुनाव लड़ने के 2-3 साल पहले, कि एक दिन 19 तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनोगे। तो मुझे लगा कि क्या मजाक कर रहे हैं, हंस के टाल गया। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत समय समय पर प्रोत्साहन किया, और आज भी हमको प्रोत्साहन करते रहते हैं। तो हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन हम लोगों ने जब कदम रख दिया तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और राजनीति में हम लोग पद की लालसा के लिए अब राजनीति में नहीं है। राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन, अन्याय के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, और आदमी, हम लोग राजनीति में है तो हर आदमी की इच्छा होती है कि विधायक बन जाए और भी किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लें, कुछ भी बने। लेकिन ये तो हमारे नेता के ऊपर है, नेता हम पर क्या भरोसा करते हैं। लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के विचारधारा को लेकर, अपने नेता की आइडियोलॉजी को लेकर जनता में जरूर संघर्ष करने का काम करते हैं, और हम लोग की प्राथमिकता ही है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। नहीं, हम आगे इस विषय में आपसे बात करूंगा। अभी मैं थोड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इसलिए भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे छात्र नेता भी हैं, छात्र चुनाव तो बंद हो चुका है, उनके मन में रहता है कि हम भी छात्र नेता बन जाते हैं। इसलिए मैं आज विशेष तौर पे छात्र संघ चुनाव पे ही आपसे चर्चा भी करूंगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आप अब किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बहुत दुखद है जी कि पूरे प्रदेश में जी और देश में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर ताला लगा दिया। चूंकि छात्र संघ से हमेशा हमारे जैसा सामान्य परिवार से आने वाला नौजवान, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो आता था, एक अपनी पहचान बनाता था। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में कोई सामान्य परिवार की नौजवान राजनीति में निकल कर आ गया है। इसलिए जो राजनीति की पहली पाठशाला थी छात्र राजनीति, उसको उन्होंने ताला लगा दिया। आज अगर छात्र संघ होता तो आज पूरे देश में विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल, महाविद्यालयों में फीस बढ़ाए जा रहे हैं। उसके खिलाफ एक छात्र संघों की मुखर आवाज होती, आंदोलन होता। लेकिन आज जब इस देश में, मुझे दुख है इस बात का कि इस देश में जब IPS एसोसिएशन हो सकता है, IAS एसोसिएशन हो सकता है, कर्मचारी एसोसिएशन हो सकता है, ये इवेंट की टीचर एसोसिएशन हो सकता है, प्रोफेसर एसोसिएशन हो सकता है, और जितने भी विश्वविद्यालय हैं और डिग्री कॉलेज हैं, इन सारे विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में छात्र संघ के नाम पर फीस ली जाती है। बिल्कुल। जो आपकी फीस होती है, और मान लीजिए कि हम जब पढ़ रहे थे तो 900 कुछ रुपए फीस थी यूनिवर्सिटी की, तो उसमें से प्रत्येक छात्र का 20 रुपए छात्र संघ के नाम पर उस फीस में होता था। आज भी फीस ली जा रही है, फीस तो छात्रों से ली जा रही है, लेकिन उनको छात्र संघ नहीं दिया जा रहा है। ये दुखद है, और मुझे शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी में वो नेता जो छात्र संघ की कोख से निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर विराजमान हैं, लेकिन उसके बाद भी छात्र संघ के पक्ष में
अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, वो जमीर का सौदा कर चुके हैं। ऐसे लोग को भी ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और ये नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और उससे भी अधिक दुखद इस बात की है कि वही छात्र संघ से निकले लोग उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बहाली के लिए कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर जिस दल की राजनीति करते हैं उस दल के छात्र संगठन के लिए पूर्वांचल छात्रों का सम्मेलन करते हैं। कितना दोहरा चरित्र है राजनीति में, ये हम लोग देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। मैं जब यहाँ आया तो उससे पहले मैं युवाओं से पूछ रहा था कि आप क्या पूछना चाहेंगे उनसे, तो कई सारे युवाओं ने हमसे यही कहा कि अवनीश जी तो छात्र संघ अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन वो जैसे ही वो अध्यक्ष बन गए उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बाहर आ गए तो उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। क्या आपने कोई प्रयास किया इसके लिए कि फिर से चुनाव दोबारा हो? हम लोग जब छात्र संघ के 2017-18 में अध्यक्ष थे, उसके बाद हम लोग फिर प्रयास करके एक बार और छात्र संघ का चुनाव कराए 18 में, फिर 18 में छात्र संघ का चुनाव हुआ। 18 में छात्र संघ चुनाव के बाद जब फिर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक लगाई तो हम लोगों ने इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। हम खुद थे और हमारे उस समय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष महामंत्री भी थे और कम से कम सैकड़ों छात्र नेता थे। भीड़ तो हजारों की थी, लेकिन उसमें सैकड़ों छात्र नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, हम जेल गए। और दुखद ये था कि हम लोग जेल जब गए तो हम तमाम छात्र नेताओं को प्रदेश की विभिन्न जेलों में भेजा गया। बिल्कुल। और मैं तो नैनी जेल से मेरा रात को 3 बजे जेल ट्रांसफर कर दिया गया चित्रकूट, और हम लोग 46-47 दिन छात्र संघ बहाली के आंदोलन में जेल रहे। उस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं का समर्थन मिला। इवन हमसे जेल में मिलने उस समय के बहुजन समाज पार्टी के भी कुछ नेता थे, वो भी आए मिलने कि भाई आप लोग छात्र संघ बहाली में जेल, हम आपके समर्थन में हैं। कांग्रेस के भी कुछ नेता हम लोगों से मिलने आए, लेकिन उस जेल में दौरान भारतीय जनता पार्टी, और जबकि उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग रखने वाला एक छात्र संघ का पदाधिकारी जेल में बंद था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता पदाधिकारी उससे जेल में मिलने नहीं आया कि तुम छात्र संघ बहाली के आंदोलन में जेल में बंद। तो भारतीय जनता पार्टी छात्र संघ चुनाव को बंद कराई और पुलिस के दम पर बंद कराई। हम लोग जेल काटे, लगातार आंदोलन किए, हम लोग आंदोलन करते रहे। हमारे बाद भी जो पीढ़ी थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जिनके ऊपर 32 मुकदमे, राहुल पटेल हो, अजय सम्राट हो, नवनीत हो, हरिंदर हो, तमाम ऐसे नौजवान हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे हम लोग आदर्श भदौरिया से लेकर तमाम ऐसे नौजवान हैं इस वर्तमान दौर में जो छात्र राजनीति कर रहे हैं, नवनीत है, तमाम लड़के कर रहे हैं, छात्र संघ बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको ऊपर 32 मुकदमे, उनको जेल में डाला गया, 6-6 महीना जेल में रहे, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया। छात्र आंदोलन करने वाले नौजवानों के ऊपर गैंगस्टर लगाना ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। गैंगस्टर वो होता है जो गैंग बनाकर वसूली करे। गैंग बनाकर वसूली करने वाला योगी आदित्यनाथ जी की गोद में बैठा है, और छात्र हितों की बात करने वाला गैंगस्टर बनकर आज रोड पर संघर्ष कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। आखिर जब विद्यार्थी या कोई भी छात्र जब अपनी सवालों को पूछते तो अपने हक के लिए ही पूछते हैं। तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि फिर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं? अब सरकार तो यही नहीं चाहती ना, सरकार तो ये चाहती है कि राजनीति में उद्योगपति परिवार के लोग हैं जी, बड़े कॉर्पोरेट परिवार से लोग हैं जो गरीबों की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, फीस के सवाल पर बात नहीं करेंगे। इसलिए वो चाहती है कि इस कोख को समाप्त करिए। जब कोख ही नहीं रहेगी तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसलिए छात्र संघ के चुनाव बंद। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हम जिस दल की राजनीति करते हैं उस दल के संस्थापक आदरणीय नेताजी ने सबसे अधिक देश की पार्लियामेंट में, उत्तर प्रदेश की सदन में छात्र संघ से निकले नौजवानों को भेजने का काम किया। आज के दौर में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी देश की लोकसभा में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में छात्र संघ से निकले नौजवानों को भेजने का काम किया। गरीब नौजवान जो कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठ सकते हैं जी, जिसकी मतलब जो चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं था उसको भी MP MLA बनाकर देश की लोकसभा समाजवादी पार्टी ने गरीबों को आगे बढ़ाया, किसानों को, नौजवानों को आगे बढ़ाया। इसलिए बहुसंख्यक किसान, नौजवान जो गरीब परिवार से निकले लोग हैं वो जब समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालयों में हार जाती है चुनाव, उनको अपमान में हार उनको बर्दाश्त होती नहीं है। भाई सामान्य चुनाव में तो वोट की लूट कर लेते हैं, लेकिन नौजवानों को लूट करेंगे तो नौजवान इनको ठीक करेगा, आंदोलन करेगा, तो डरते हैं इसलिए उन्होंने छात्र संघ चुनाव को बंद करा दिया।
एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम 1 लाख से अधिक नए युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार छात्र राजनीति को बंद कर दिया है। क्या कहेंगे इस पे आप? तो वो ऐसे नौजवानों को जोड़ रहे हैं जिनके बाप बहुत बड़े उद्योगपति हैं जी। वो ऐसे नौजवानों को जोड़ रहे हैं कि जिनके पिताजी के पास 100 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे नौजवानों को जोड़ रहे हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज में कभी अदाकारी किए हैं, वहाँ जो अदाकाराएं हैं, अदाकार हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं कि जो गरीब है, जो गांव में रहने वाला है, जो किसान परिवार से है, जो संघर्ष कर रहा है शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर। उनके साथ वही नौजवान है जिसके पिताजी की इनकम 100 करोड़ रुपए प्रति माह है, या तो जो बहुत अच्छी अदाकाराएं हो, नौजवान हो, जिनको उन्हीं के साथ वो जोड़ सकते हैं और किसी को नहीं जोड़ सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राजनीति के नर्सरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई सारे बड़े ऐसे नेता हुए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले। आपको क्या लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहचान आज भी राजनीति के नर्सरी के रूप में ही है, या फिर यह पहचान अब धूमिल होते जा रहा है? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहचान देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, कई मुख्यमंत्री दिए, सांसद और विधायक आज भी अनगिनत उत्तर प्रदेश के सदन में और देश के सदन में हैं। बिल्कुल। लेकिन शासन चुनाव होते हैं तो उन्हीं नौजवानों को एक बड़ी पहचान देश में मिलती है, तो वो पहचान न मिल पाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बंद करा दिया कि सदन में जब उस नौजवान को पहचान मिल जाएगी तो जाके देश के सदन के सामने खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री से आंख में आंख डालकर सवाल पूछेगा। बिल्कुल। और जो बड़े बिजनेसमैन परिवार का लड़का आएगा वो वहां जाकर सवाल नहीं पूछेगा, अच्छी चॉकलेट्स लाकर देश के प्रधानमंत्री को देगा। हम जैसे किसान परिवार के नौजवान जब जाएंगे तो चॉकलेट्स नहीं देंगे, ज्ञापन लेकर जाएंगे देने के लिए कि इस सवाल पर देश के प्रधानमंत्री अगर आप हैं तो इस सवाल पर किसानों की समस्या हल करिए, नौजवानों की समस्या हल करिए, जो बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको हल करिए, जो दर बढ़ता जा रहा है उसको हल करिए, स्वास्थ्य सुविधाएं जो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं, आए दिन गांव में मैं आपसे कह रहा हूं, ऑन माइक ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि सबसे, मैं गांव में, हम लोग ग्रामीण परिवेश में हैं, आज सबसे अधिक हार्ट अटैक से और कैंसर जैसी बीमारी गांव गांव प्रवेश कर चुकी है। इस पर सवाल हम जैसे नौजवान ही कर सकते हैं, जो उद्योगपति परिवार से आगे नहीं कर सकता। इसलिए नहीं चाहते कि ये सवाल उठे कि हार्ट अटैक से सबसे अधिक मृत्यु हो रही है, कैंसर गांव गांव फैल गया है, उससे सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है? ये सब सवाल दबे रह जाएं, शिक्षा के सवाल दबे रह जाएं। इसलिए इस लोगों को बंद करिए और लाइए उद्योगपतियों के परिवार के बच्चों को, बड़े बड़े परिवार के बच्चों को। तो इसलिए वही वाह मोदी, उनके वही जैसे वो वैसे उनके सरदार। एक सामान्य युवा शासन राजनीति में जाने से पहले जो युवा होते हैं और वही युवा जब शासन राजनीति में आ जाते हैं तो कितना परिवर्तन हो जाता है? परिवर्तन होता ही है, जिम्मेदारी आ जाती है नौजवानों के लिए, विश्वविद्यालय के प्रति, अपने लोगों के प्रति, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए। इस देश में बहुत पहले जब जेपी मूवमेंट हुआ था, किस लिए हुआ था? केवल मेस में फीस वृद्धि हो गई थी, इतना बड़ा आंदोलन हुआ और देश की मौजूदा सरकार उस समय गिर गई थी। देश में नौजवानों के आंदोलन ने गिरा दिया था इमरजेंसी। तो आज नौजवानों से सरकार घबराती है, इसलिए इन लोगों ने ऐसा काम कर दिया। और वो जो छात्र होता है, जो छात्र नेता होता है, वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है अपने छात्रों के प्रति। हम जब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुए तो छात्र छात्राओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी थी, हम उस जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते। इसलिए हम लोग उनकी हक और अधिकारों को लेकर इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, जब भी मौका मिला छात्र के सवाल पर लड़ने के लिए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को हम लोगों ने कटघरे में लाकर खड़ा किया, लड़ाई लड़ी, उनकी रातों को नींद हराम की। एक तरफ आपके जैसे युवा लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा ऐसे हैं जो झंडा धोने की बात करते हैं। आखिर उन युवाओं के सामने से क्या मजबूरी हो जाती है कि वो अपने हक और अधिकार को भूल जाते हैं, फिर किसी तरह का झंडा उठा लेते हैं? वो जो नौजवान है, वो चूंकि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको धर्म का जो अफीम है उसे उठा दिया गया है, और उनको अपने अधिकार के बारे में नहीं मालूम है, बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन हमसे मिलते हैं और मिलकर अपनी दर्द को बयान करते हैं कि भैया हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी में बधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, केवल 1 और 2 लोग मिलकर पूरे भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है
कि जहाँ एक गांव का भी किसान परिवार का नौजवान अपने नेता से मिलकर अपनी समस्या बता सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी नौजवान भारतीय जनता पार्टी में सुखी नहीं है, बस वो समय का इंतजार कर रहा है। अब वो तो बगावत कर रहा है एकदम। 2027 में हम आपसे दावे के साथ बता रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 70% जो जुड़े उसके साथ नौजवान हैं, वही 2027 में भारतीय जनता पार्टी का मटिया मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। हम लोगों से बातचीत में कह रहे हैं कि अब हम लोग इनको ठीक करेंगे। नहीं, बिल्कुल। एक छात्र नेता जब कोई व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो उसके बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और लेकिन उतने ही ज़्यादा दुश्मन भी बन जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो हम लोग छात्र राजनीति में, मेरे जीवन में तो एक दोस्त मेरे बहुत हैं और छात्र राजनीति का मेरा कोई दुश्मन नहीं है वहाँ। और ये भी सच है कि वहाँ बहुत सारे छात्रों के अलग अलग गुट होते थे। बिल्कुल। और उन गुटे में गोलाबारियाँ भी होती थी। कभी कभी छात्र नौजवान आपस में गोली भी चलाते थे। लेकिन वो जितने गुट थे वो सारे गुट हमसे कभी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं किए, बल्कि उनकी कोई बात हो तो हमसे फोन मिलाकर जरूर कहते थे कि अपनी बात रख लेते थे। और ना हम लोग छात्र नेता थे और छात्रों की जमात हम लोग के साथ थी, तो कोई ऐसे गुट वाले लोग हम लोगों से कभी अच्छा ही संबंध रखे, मतलब हम लोगों से टकराने की हिमाकत कभी नहीं किए। जिस हिसाब से आप बात करें टकराने की हिमाकत नहीं थी, मतलब आप बहुत दबंग टाइप के छात्र नेता रहे हैं उस समय? नहीं, हम लोग दबंग नहीं थे, हम लोग हक और अधिकार के लड़ने वाले छात्र नेता थे। और हम लोगों के पास छात्रों की जमात थी, तो जो प्रेम से हम लोगों से कहा तो उसके लिए हम लोग सब कुछ तैयार। और जिसने अपनी भाषा टेढ़ी की, जो हम लोग छात्र संघ के अध्यक्ष थे, छात्र नेता थे, हम लोगों ने उसी की भाषा में उसको कानूनी तौर तरीके से, संवैधानिक तरीकों से आंदोलन को रास्ता अपना के उसको ठीक भी किया गया। तो हम लोगों का, लेकिन मेरा ये रहा कि हमारे कभी छात्र राजनीति में कोई मेरा दुश्मन नहीं रहा। इवन हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले जो लोग थे उनके भी शादी विवाह में हम गए हैं, वो लोगों ने हमको निमंत्रण दिया, मैं गया हूँ जी। हाँ, तो ऐसा नहीं था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये एक अच्छी परंपरा कहिए, स्वस्थ परंपरा कहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सभी विचारधाराओं के मानने वाले लोग तो हैं, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में सब लोग शामिल होते हैं और राजनीति को राजनीति की तरह रखते हैं और व्यक्तिगत संबंध को व्यक्तिगत संबंध की तरह रखते हैं। बिल्कुल। जब आप छात्र अध्यक्ष बन गए, छात्र अध्यक्ष बनने के बाद आपने छात्र हितों में क्या कुछ प्रयास किया? जी, बहुत हम लोग प्रयास किए। कुछ बातें जो बताना चाहें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी छात्रावास में पानी पीने के लिए कोई मतलब अस्थायी व्यवस्था नहीं थी, अस्थायी व्यवस्था थी। तो हमने उस समय के विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करके हमने कहा कि देखिए, छात्र पहले पानी के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसकी अस्थायी व्यवस्था हो। तो जितने भी विश्वविद्यालय के छात्रावास थे, उन सारे छात्रावासों में एक बड़ा आरओ प्लांट बैठा विथ वाटर कूलर, जो पहले पानी की समस्या दूर हो। और हम लोग जब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे तो बहुत प्रयास किया गया कि सांस्कृतिक गतिविधियां हों, विश्वविद्यालय की प्रतिभाएं निकलें। और समय समय पर विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक वैचारिक संगोष्ठी कराकर छात्र नौजवानों को देश और दुनिया से विचारों से जोड़ने का प्रयास किया गया। और चूंकि एक अल्प समय होता है, 6-7 महीने का समय मिलता है क्योंकि चुनाव आप जीतते हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है, फिर नया सत्र शुरू होते ही नए छात्र नेता फिर अपने स्वभाव में शुरू हो जाते हैं। तो जितना समय मिला उसमें हम, हाँ ये था कि छात्र हितों के लिए हम, चूंकि जब अध्यक्ष बने यूनिवर्सिटी के तो बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के कद्दावर कई मंत्री जो आज बयानवीर बने हैं, इलाहाबाद से हैं और आज बयानवीर बने हैं, वो बयानवीर भी मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार करने आए थे। तो हम लोगों ने उनको भी चुनाव प्रचार में उनको भी कहीं हम लोग के सामने टिके नहीं। बड़े बड़े मंत्री 20-20, 25-25, 33 गाड़ियाँ लेकर आते थे। हम छात्र नौजवान उनसे भी हम लोग राजनीतिक मुकाबला किए और उनको हरा के भेजे। पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए थे लोग कि समाजवादी छात्रसभा का ये प्रत्याशी जीत ना पाए, लेकिन हमारे साथ छात्रों की बड़ी जमात थी और हम लोगों ने सरकार के न चाहते हुए छात्रों ने मुझे जिता दिया और सरकार नहीं चाहती थी कि इसको प्रमाण पत्र दे दें, लेकिन बड़ी जमात थी। तो रात को 3 बजे हम लोगों ने लड़ भिड़ के और कहा है कि अगर अन्याय होगा तो लड़ाई भगत सिंह वाली होगी। हम लोगों ने अपना प्रमाण पत्र लिया। ये छात्र नौजवानों की थी और जो आज बयानवीर बने फिर रहे हैं, इनको अपना मुंह छुपाकर भागना पड़ा था इलाहाबाद से। छात्र राजनीति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तो यह चुनाव विधानसभा चुनाव से भी बड़ा चुनाव हो जाता है। पूरे प्रदेश के नेता उस चुनाव में लग जाते हैं। जी,
तो आप जो चुनाव लड़ रहे थे तो आपके विपक्ष में तो एबीवीपी या अन्य कई सारे संगठन हैं, उनके भी तो प्रत्याशी चुनाव लड़ ही रहे होंगे। जी। तो उस दौरान क्या अन्य पार्टी के जो बड़े बड़े नेता चुनाव में आते थे? अरे भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र संगठन है तो उसके प्रत्याशी के समर्थन में मौजूदा एक डिप्टी सीएम भी खूब प्रचार कर रहे थे। शासन चुनाव में डिप्टी सीएम आया? हाँ, डिप्टी सीएम खूब प्रचार कर रहे थे। हाँ। एक इलाहाबाद के बड़े उद्योगपति मंत्री हैं, वो भी लंच का पैकेट बनवा के छात्रों में बांट रहे थे। एक विश्वविद्यालय में हमारी प्रोफेसर साहिबा प्रोफेसर मैम रही, वो भी उस समय के मौजूदा सरकार में मंत्री थी, तो वो भी अपने स्टूडेंट को खूब अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही थी। तो ये सब लोग प्रयास अनवरत कर रहे थे। और भी भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद अगल बगल के इलाहाबाद के फूलपुर कौशाम्बी के खूब आगे यूनिवर्सिटी में प्रचार कर रहे थे, लेकिन हम छात्रों ने इन सबको धूल चटा दी। और हम छात्र केवल उस समय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा है घबराना नहीं और चुनाव लड़ो। और समाजवादी नौजवान घबराते किसी से नहीं है। हम लोगों ने छात्रों के दम पर इन सबको धूल चटा दिया और ये लोग भाग खड़े हुए, टीके ही नहीं भाग खड़े हुए लोग, मैदान छोड़कर भाग गए लोग। बिल्कुल। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो ठीक है, बाहर से लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, खूब समझा रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, ना आपको पैसों की दिक्कत होगी, ना आपके पास रोग की कमी होगी। ये तो एक तरफ ठीक था, लेकिन कभी आपको मन में आता था कि पता नहीं हमारे साथ कोई धोखा हो जाए या लोग हमें सहयोग न कर पाए? नहीं, हमें भरोसा था, क्योंकि मैं जिस दल की राजनीति करता हूँ उस दल के नेता और उस दल के मुखिया पर भरोसा इस दुनिया में, मैं कहता हूँ उस पूरे विश्व में कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता और हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से अधिक भरोसे का इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आज भी और उस समय भी, और हम ही नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र ऐसे हैं कि जिनको उन्होंने जो कहा वो किया। और भरोसे के रूप में अगर कोई नेता है तो आदरणीय अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को अगर आप एक नेता और भाई के रूप में चुनना हो तो क्या चुनेंगे आप, नेता या भाई? अरे अखिलेश भैया हम लोगों के लिए मतलब क्या कहें, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब एक होता है कि शब्द नहीं, कई वर्षों में ऐसे युग पुरुष पैदा होते हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे युग पुरुष के साथ राजनीति कर रहे हैं कि मानवीय संवेदना और लोगों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण जो अखिलेश जी का है वो शायद आज के मौजूदा दौर में किसी भी नेता का होगा। उनके लिए भाई और नेता का सब बहुत ऊपर है। और हम लोग तो मतलब क्या कहें, हम लोग तो अखिलेश भैया का नाम ही हम लोग के लिए जीवन में बहुत काफ़ी है। वेल, अखिलेश भैया का नाम ले लीजिए, सब ठीक। किसी नए युवाओं को फिर से अगर राजनीति में जोड़ना हो तो क्या संदेश देंगे उन युवाओं को आप? हम यही कहेंगे कि जो भी छात्र नौजवान हैं मुद्दों की राजनीति करे, संघर्ष की राजनीति करे और हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़े, छात्र हितों की लड़ाई लड़े। हमेशा पहचान जो होती है संघर्ष के लिए, संघर्ष करने से होती है और मुद्दों की पर लड़ाई करे। आज छात्र नौजवान बेतहाशा परेशान है, निराश है, उन मुद्दों को लेकर संघर्ष करो, अपनी पहचान बनाए। अगर मान लीजिए फिर से अगर शासन चुनाव बहाल करने के लिए आंदोलन शुरू हो तो उस आंदोलन में आप किस रूप से सक्रिय होना चाहेंगे? धीरे धीरे हम लोगों ने शासन बहाली की आंदोलन को एक तरीके से रूपरेखा देना शुरू कर दिया। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से छात्र समागम हुआ था, उसमें हम लोग गए और हजारों की संख्या में छात्रों ने शासन बहाली के मुद्दे को उठाया। इसी तरीके से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र बहुत सारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ भी छात्र नहीं है। बीएचयू के भी, काशी विद्यापीठ के भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नौजवान 2018 से अब तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जेल जाते हैं, आते हैं, आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं, आते हैं, आंदोलन करते हैं। तो हम लोग का संघर्ष सब जारी है। अब हम सब ये मिलकर ने प्रण लिया है कि मौजूदा सरकार को भी उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये सरकार हट जाएगी। नहीं, ये तो अपने आप जाता है कि ये सरकार ये हट जाएगी तो अपने आप छात्र संघ बहाल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो छात्र संघ अपने आप बहाल हो जाएगा और छात्र हितों की बात होने लगेगी और हो जाएगा सब। तो सबका ये कंक्लूजन है कि सरकार को काट फेंकिए, सरकार जैसे हटेगी हम लोग छात्र संघ को बहाल करा लेंगे। जब शासन चुनाव की ही बात मैं मुख्य रूप से जब आपसे कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर जगह छात्र नेता हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो,
छात्र नेताओं की संख्या तादाद में है, बड़ी संख्या है, और उसमें हर वर्ग के लोग हैं। सब कोई चाहता है कि हम शासन चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन चुनाव बंद हो गया है। तो इस जो आप अभी कह रहे हैं कि हम सरकार उखाड़ के फेंक देंगे, तो पहले भी तो हो सकता था। पहले क्यों नहीं आप लोगों ने प्रयास किया कि हम सरकार हटा दे? फिर नहीं, हम लोग सरकार हटाने का प्रयास तो किया ही। सरकार तो 2022 में हटी गई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट की लूट न की होती तो 22 में कोई माई के लाल सरकार थोड़े भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में वोट की लूट करके सरकार बनाई है। उन्होंने वोटों को लूट लिया। उन्होंने गांव-गांव में जो वोटर थे उनको वोटर लिस्ट से नाम काट दिए। जो लोग सत्ता परिवर्तन करने के लिए वोट डालने थे उनको बूथों पर वोट नहीं डालने दिया गया। तभी तो आज पूरा देश आंदोलित है। तभी तो आज कल देश और पूरे प्रदेश में कल चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन। एक चुनाव आयोग जो निष्पक्ष संस्था है जी, उस संस्था को भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। और ये देखिए कि चुनाव आयोग जो निष्पक्ष संस्था है उसके खिलाफ अगर विपक्ष की पार्टियां आंदोलन कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं, आपको क्यों दर्द हो रहा है? चुनाव आयोग सफाई दे, चुनाव आयोग अपने यहाँ का बयान जारी करे। चुनाव आयोग के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रमाणित हो चुका कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के हेड और टेल है। कर तो आंदोलन जब हो रहा था SIR को लेकर, तो आंदोलन में आप भी सम्मिलित हुए थे। पूरी मामला आंदोलन का अगर आप बताना चाहें। देखिए, पूरा मामला यही है कि हमारे जो विपक्षी दल है, आदरणीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिलकर ज्ञापन देने जा रहे थे और उनको दिल्ली में ही चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे। बैरिकेडिंग लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। जब हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर हम समाजवादी लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग भी सड़कों पर आकर आंदोलन करने लगे। और हम लोग जब हमारा नेता गिरफ्तार तो ले चलिए हमें भी गिरफ्तार करिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और जब तक हमारा नेता रिहा नहीं होगा हम लोग भी रिहा नहीं हुए। और हम लोगों ने पुलिस से कहा कि अगर हमारा नेता जेल जाएगा तो हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इस उत्तर प्रदेश की जेलों में जगह नहीं बचेगी और समाजवादी लोग जेल को भर देंगे। नहीं, बिल्कुल। आप अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात शुरू से ही कर रहे हैं, ठीक है। मौजूदा सरकार आपके हिसाब से फिर कितनी भ्रष्ट है या कितनी अच्छी है, क्या कहेंगे इस पे आप? हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते जी। आप देवरिया के हैं, हम भी यही हैं। आपने देश की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। आप भी देश दुनिया को देख रहे हैं। हम बहुत दूर की बात करने जाएंगे तो बातें और भी बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। आप देवरिया में देखिए भ्रष्टाचार के खेल को। एक सड़क का पेमेंट 3 बार होता है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा। यही सड़क ऐसे हैं जिनको बनना था 2024 में लेकिन बन नहीं पाए। 2025 में सड़क बनी है आनंद फानंद में, जब हम समाजवादियों ने आंदोलन किया। 2 महीने में बनी, तीसरे महीने में सड़क खराब हो गई। पैसा जो है भ्रष्टाचार हुआ तभी तो। बिल्कुल। इसी देवरिया में आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, आपको गंभीर, भगवान न करें कि किसी को गंभीर रोग हो। मैं आज मंगलवार है, हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा हर इंसान स्वस्थ रहे। लेकिन ये भी प्रकृति का नियम है, चाहे कोई ना कोई इंसान रोगी जरूर हो जाता है। बिल्कुल। अस्पताल में जब आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज में, एक भी मरीज देवरिया मेडिकल कॉलेज से स्वस्थ होकर घर नहीं आ सकता। वो जैसे मेडिकल कॉलेज जाता है, मेडिकल कॉलेज रेफर टू गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, मतलब देवरिया में जब ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है तो रेफर गोरखपुर क्यों? वो भी तो मेडिकल कॉलेज है। इलाज के नाम पर देवरिया मेडिकल कॉलेज में कुछ भी नहीं है। सड़क खराब, स्वास्थ्य सुविधा खराब, शिक्षा व्यवस्था पर आ जाइए। देवरिया के जितने डिग्री कॉलेज हैं उन डिग्री कॉलेजों में जाके वहाँ की अव्यवस्थाओं को देख लीजिए। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में फीस बढ़ा रही है। फीस कम किस लिए होती है? कि गरीब परिवार का नौजवान पढ़ सके, हर कोई पढ़े, हर कोई पढ़े। फीस आपको माफ करनी चाहिए, फीस को उतने रहने देने चाहिए। आप कर्ज माफ कर रहे हैं देश को उद्योगपतियों का। शिक्षा को सस्ती रखिए ना, तो दूर क्या हम जाएं। देवरिया में देखिए कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में फीस मांगी हो गई। इलाज के नाम पर कुछ है ही नहीं। हमारा पूरा रुद्रपुर और रुद्रपुर के सटे बराज है, बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, नदियां हैं, बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं। हर साल बाढ़ के साये में सैकड़ों गांव रहते हैं। आज भी उन इलाकों में न रोड है,
ना पुल बना है, पुल धंस रहा है, सरकार क्या काम कर रही है? तो हम दूर की बात जब जाते उससे पहले अपनी बात देख लेते। ठीक है, तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार अभी से क्या है? नहीं बिल्कुल, आपने इतनी सारी कमियां गिना दिया। समाजवादी पार्टी की क्या अच्छाइयां है? फिर अच्छाइयाँ समाजवादी पार्टी की, देखिए हमारे नेता ने जो मैंने बताया, स्वास्थ्य सुविधा खराब है, हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, एम्बुलेंस, हाँ किस लिए एम्बुलेंस आया? फ्री, हर व्यक्ति को आसानी से इलाज मुहैया हो सके। गांव में फोन करते थे, 5 मिनट एम्बुलेंस पहुंच जाती थी। हम आज भी क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, रास्ते में जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एम्बुलेंस को फोन किए, हम लोग कितनी बार एम्बुलेंस को फोन किए हैं। हमसे खुद कहा जाता है कि अभी एम्बुलेंस मिल नहीं पा रहा है, हम आज भी तो फोन करेंगे। हम अपनी संसाधन से अस्पताल पहुंचा कर इलाज कराते हैं। जो पिछली सरकार ने एम्बुलेंस दिया, आप उस मौजूदा सरकार उस एम्बुलेंस में तेल नहीं भर पा रही है। ये इस सरकार की हालात है, यही हालात है इस सरकार की। हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को लैपटॉप दिया, इसलिए लैपटॉप दिया कि एक कछार का रहने वाला नौजवान, एक नदी के किनारे रहने वाला नौजवान जो शहर से 50 किलोमीटर दूर है, उस लैपटॉप के माध्यम से कम देश दुनिया को जान सके कि देश की में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो समझ सके, वो कनेक्ट हो सके। इसलिए उसने उन्होंने लैपटॉप देखी, पढ़ाई करो। आज उसी लैपटॉप से पढ़ाई करके तमाम ऐसे नौजवान हैं जो आज नौकरी भी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे ओहदों पर हैं। यह हमारी नेता की सोच थी। जो आज उत्तर प्रदेश की पुलिस हाईटेक है अपराधियों को बेलगाम लगाने के लिए, पुलिस को अत्याधुनिक गाड़ियां दी गई, वो हमारी नेता की सोच थी कि अपराध रुके। जब समाज में अपराध नहीं होगा, जब समाज में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी, शिक्षा सुविधाएं बेहतर, अपने आप समाज का विकास हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमारे नेता का तो प्रमुख काम थे जी। जो लड़कियां प्रोत्साहन राशि मिलने लगी कि आप की लड़कियां इंटर पास करेंगी, उनको शादी के लिए कन्या विद्याधन योजना हमारे नेता की योजना थी। हमारे नेता ने हर जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया कि जब रोड अच्छी हो जाएंगी, लोगों के आवागमन के साधन शुरू हो जाएंगे, तो लोग विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे उद्योग आगे बढ़ेंगे, व्यापार आगे बढ़ेंगे। और जब इंसान कनेक्टिविटी की ज्यादा हो जाती है तो इंसान का प्रोग्रेस अपने आप बढ़ने लगता है। बिल्कुल, कितनी चीजों को हम बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने समाजवादी पार्टी की ढेर सारी अच्छाइयां भी गिनवा दिया और भाजपा की ढेर सारी कमियां भी गिनवा दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न यही पूछना चाहूंगा कि अगर वास्तव में भाजपा नकारा है, भ्रष्टाचारी पार्टी है और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है, तो फिर आज समाजवादी पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पिछली बार क्यों हो गई थी? अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी स्थिति दयनीय कहाँ होगी? दयनीय तब होती है कि जब एकदम आप खत्म हो जाएं। हमारे पार्टी के विधायक तो आज भी 100 से ऊपर हमारे पार्टी के विधायक हैं और हमारे पार्टी के 36-37 सांसद हैं। नहीं, जैसे आपने सत्ता में रहना और न रहना, हम सत्ता में रहने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम व्यवस्था पर, समाजवादी पार्टी की स्थापना ही अन्याय जुर्म के खिलाफ हुई, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई करने के लिए, इंसाफ और इंसानियत के लिए। हम सत्ता से बाहर हैं भले, लेकिन जनता के सवाल पर समाजवादी पार्टी संघर्ष करके इस मौजूदा सरकार को झुकाने का काम करती है। और जब इस लोकतंत्र में आप तानाशाही के बल पर वोट का लूट करके चुनाव आयोग के अपने पॉकेट में रख कर सरकार बना लेंगे, तो फिर देश में क्रांति हो रही है। तो उसी के देना है कि देश में आज पूरी देश में क्रांति हो रही है। जब आप लोगों को वोट डालने का अधिकार छीन लेंगे तो इसका मतलब हिंदुस्तान में तानाशाही लागू हो रही है। लोकतंत्र में वोट ही हमारा सबसे अधिकार है, चाहे एक अंबानी हो, चाहे अडानी हो और चाहे अवनीश यादव हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है ना। तो यही तो लोकतंत्र का सबसे खूबसूरती है जी, कि हम सबको बराबरी का अधिकार है। तो जब हमारे वोट के अधिकार को आप छीन लेंगे तो हम कैसे अपना मत दे पाएंगे? और इसीलिए उसका नाम मतदान दिया गया है। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कहा। आप एक युवा हैं और बिल्कुल आप केवल समाजवादी पार्टी का बखान कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में भी कुछ कमियां हैं? नहीं, कमियां सब में होती हैं और अच्छाइयां भी सब में होती हैं जी, इससे हम दूर नहीं भाग सकते। हम इंसान हैं, इंसान में जरूर 100 अच्छाइयां होंगी तो कमियां भी होंगी, लेकिन हम लोग कभी भी ये प्रयास नहीं किए, नकारात्मक राजनीति नहीं की जी। हमारे नेता ने कभी नकारात्मक राजनीति के बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल, हमारे नेता, इसलिए हम उनकी आज आपके सामने बात कर रहे हैं,
जब वो मुख्यमंत्री थे तो चाहे उनसे भारतीय जनता पार्टी का भी विधायक मिलकर कहा कि मेरे क्षेत्र में समस्या है, तो हमारे नेता ने ये नहीं कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के इसलिए हम आपको इलाके की इस समस्या के लिए हम सरकार से मदद नहीं करेंगे। और इसका उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मौजूदा विधायक भी इस बात को ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहे हैं। और आज के दौर में जो मौजूदा सरकार है ये द्वेषपूर्ण राजनीति करती है। अगर किसी और पार्टी का विधायक है तो उसके साथ इतना द्वेषपूर्ण रवैया अपनाती है कि कहना ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री दल का नहीं होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। लेकिन मौजूदा दौर में जो भारतीय जनता पार्टी है ये लोग जनता के नहीं है, ये लोग केवल अपने दल के हैं। आप समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता रहे हैं, समाजवादी छात्र सभा के नेता रहे हैं। जब चुनाव छात्र अध्यक्ष बन गए, फिर आप विश्वविद्यालय से बाहर आ गए और जब आप सामाजिक जीवन जीना शुरू कर दिए और देश की राजनीति करना शुरू कर दिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति करना शुरू कर दिए, तो उस दौरान आपके मन में नहीं आया कि अब हमें देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में कुछ कमियां नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में कुछ कमियां नजर आ रही हैं, हमें फिर से युवाओं को इकट्ठा करना चाहिए, हमें एक नया पार्टी शुरू करना चाहिए? नहीं, देश में जब समाजवादी पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है तो दूसरी पार्टी की जरूरत क्या है? जो पार्टी नौजवानों के ही बलबूते स्थापना हुई, लेकिन इस पार्टी की स्थापना ही नौजवानों ने किया था। लेकिन इसी पार्टी पे आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है, एक धर्म विशेष की पार्टी है। ये लगता है समाज में लोग कहते हैं कि इसमें यादव वर्ग के लोग ज्यादा हैं, मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? समाजवादी पार्टी न जाति विशेष की पार्टी है न धर्म विशेष की पार्टी है। हम हिंदू धर्म से हैं और हिंदू धर्म की सारी मान्यताओं का हम पालन करते हैं। तो हम भी तो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बहुत बड़ा जो धार्मिक नेता होगा वो आए और हमसे मुकाबला करे धर्म के मामले में, ठीक, हमसे नहीं टिक पाएगा, हमसे बड़ा धार्मिक नहीं होगा। तो ये लोग झूठे लोग हैं। बात करेंगे धार्मिक की कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता है। मदिरा का भी सेवन करेंगे, मांस का भी सेवन करेंगे और सावन में भी कर लेंगे, नवरात्र में भी कर लेंगे। हम समाजवादी लोग हैं, धार्मिक मान्यताओं को भी मानते हैं, कानून को भी मानते हैं और संविधान को भी मानते हैं। तो इसलिए ये लोग केवल धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति करने वाला इंसान कभी धार्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य ही धर्म के आधार पर सत्ता को प्राप्त करना होता है। और हमारे जीवन, समाजवादियों का जो जीवन है वो अन्याय के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए हम समाजवादी लोग, और जो आपने जाति धर्म की बात कही, आज मौजूदा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इस सरकार में लीडर ऑफ अपोजिशन किस जाति के हैं? माता प्रसाद पांडे जी लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये यादव जाति के हैं? नहीं। ये मुसलमान जाति के हैं? नहीं है। और भी तमाम ऐसे नेता समाजवादी पार्टी में हैं। सब जाति धर्म के लोग समाजवादी पार्टी में। आरोप लगाने वाले लोग आरोप लगाते रहे, इसलिए आरोप लगाएंगे कि अखिलेश यादव यादव हैं, इसलिए उन पर आरोप लगाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी देश की लोकसभा में, उनके साथ दलित भी हैं, उनके साथ पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, उनके साथ कुर्मी है, शाक्य है, उनके साथ महिलाएं हैं, उनके साथ मुस्लिम है, उनके साथ क्या कहते हैं कि आदिवासी है, सब तो है उनके साथ। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अब तो आप देवरिया की राजनीति भी कर रहे हैं। देवरिया विधानसभा को लेकर क्या विजन है आपका? अगर आप विधायक बन जाएंगे 2027 चुनाव में तो क्या करेंगे आप देवरिया के लिए? हम लोगों का विजन ये है कि मौजूदा सरकार को हटाकर और पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो अपने आप देवरिया जनपद में विकास के जो काम 2017 के बाद से रुक गए हैं वो सारे काम अपने आप शुरू हो जाएंगे। चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे शिक्षा सुविधा हो और चाहे रोजगार सुविधा हो। इसलिए हम लोगों का लक्ष्य केवल और केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का है और जनता में ये जाकर कहना है और अपनी सरकार की उपलब्धियों को, भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को बताने का है। फिर हम लोग काम करते हैं और हम लोगों का लक्ष्य केवल और केवल, पुनः मैं आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। अभी मैं कांग्रेस के एक बड़े नेता का पॉडकास्ट कर रहा था, जब मैंने उनसे गठबंधन को लेकर बात पूछा कि अभी आपका सपा से गठबंधन है तो आपका प्रदेश का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया और आप अभी अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं। अगर चुनाव गठबंधन के
बड़े पे चुनाव हो रहा है, चुनाव अगर सपा जीत जाए तो कांग्रेस के लोग कहें कि हम प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सपा के लोग कहेंगे कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और फिर उस समय अगर किसी बात को लेकर समस्या उत्पन्न होगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के भी लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाजवादी पार्टी की 2027 सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। अगर मान लीजिए फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, यह चुनाव अभी सांसद भी हैं, फिर चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का वो विधायक बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उस दौरान आप जैसे जो युवा हैं, क्या वो नए युवाओं को अवसर देंगे? अरे और क्या है, समाजवादी पार्टी तो एक पूरे प्रदेश में, देश में पार्टी है कि जो नौजवानों को सबसे अधिक अवसर देती है, जो सबसे अधिक नौजवानों को राजनीति के मुख्य धारा में लाकर उनको पहचान दिलाने का काम की है। हम जैसे नौजवान की जो भी पहचान है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से निकलने के बाद समाजवादी पार्टी की देना ना, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष बना तो समाजवादी छात्र सभा का मैं अधिकृत प्रत्याशी था। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हमारी पहचान है। तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने हम जैसे परिवार के नौजवानों को, मध्यम वर्गीय परिवार के नौजवानों को जो भी पहचान दी है वो समाजवादी पार्टी के देना। और हमें ही नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं, नाम गिनाने लगूंगा तो 1 घंटा नाम गिनाने लग जाएगा, उससे अधिक लग जाएगा। नहीं बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी है तो ये कहते हैं कि हमारे पास डबल इंजन की सरकारें हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, इससे हम विकास बहुत तेजी से कर पाते हैं। तो आपके सामने, समाजवादी पार्टी के सामने, इस डबल इंजन सरकार की क्या कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अब समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो फिर ये भी इसी गति में विकास कर पाएगी? डबल इंजन की जो मौजूदा सरकार है, इसके इंजन ऊपर तो टकरा ही रहे हैं, देवरिया में भी टकरा जा रहे हैं। ऊपर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की टकराहट किसी से छुपी नहीं है, देवरिया में भी टकराहट किसी से छुपी नहीं है। दिशा की मीटिंग में क्या क्या हुआ जी, कौन कह रहा है कि हम साफ करवा देंगे और कौन कह रहा है कि हम ठीक कर देंगे, ये छुपा हुआ नहीं है। तो ये दोनों डबल इंजन के जो इंजन है, ये दोनों डबल इंजन आपस में खूब टकरा रहे हैं, और टकरा रहे हैं तो इसीलिए उत्तर प्रदेश और देवरिया के हाल है। तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे इंजन की सरकार चाहिए जी कि जो स्वयं उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए सक्षम हो। बिल्कुल। और इसके लिए केवल और केवल समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी। आपको क्या लगता है, राजनीति में आने के लिए अवसर ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या फिर विचारधारा? विचारधारा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोग, बसपा के लोग हैं, उनकी विचारधारा दलित और पिछड़ों की राजनीति करने की है, सपा से अवसर मिल जाए सपा में चले जाते हैं। सपा के लोग हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, भाजपा में अवसर मिल जाए भाजपा में चले जाते हैं। भाजपा के लोग हैं, उनके अवसर मिल जाए कांग्रेस में चले जाते हैं। एक लोग अपनी विचारधाराओं को बदलते क्यों रहते हैं? देखिए, लड़ाई हमेशा देश में विचारधारा की है, और हम लोग के नेता भी हम लोगों से सदैव कहते हैं कि लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए। और हम समाजवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा पर चलते हुए, समाजवादी विचारधारा पर की सोच के साथ हम लोग राजनीति कर रहे हैं, और हम लोग जीवन पर्यंत समाजवादी विचारधारा के साथ चलेंगे और हमेशा समाजवादी विचारधारा पर चल कर ही संघर्ष करते रहेंगे। और विचारधारा ही देश में परिवर्तन लाएगी और प्रदेश में परिवर्तन लाएगी। और सर्वादी लोग अवसर के साथ साथ बदलते रहेंगे, लेकिन हमारे नेता समाजवादी विचारधारा के हैं, हम लोग भी समाजवादी विचारधारा के हैं। और कोई भी देश तभी आगे बढ़ा है जब उस देश में समाजवादी विचारधारा ने पैर पसारा है। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा को थोड़ी देर के अगर आपसे अलग रखा जाए तो आपकी अपनी क्या प्राथमिकताएं हैं इस देवरिया को लेकर? देवरिया में हम लोगों की सबसे जो बड़ी प्राथमिकता है कि देवरिया में और खासकर ग्रामीण अंचलों में एक बढ़िया स्पोर्ट्स कॉलेज हो और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, बढ़िया शिक्षा की व्यवस्थाएं हों ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों के नौजवान आज भी शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, और जो नौजवान बहुत प्रतिभावान हैं, जो खेल कूद में आगे जा सकते हैं, उनके लिए कोई ऐसे अवसर नहीं है कि जिससे वो प्रतिभा को निखार सकें। इसलिए हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के मैदान जितना अधिक होंगे उतना ही इस ग्रामीण इलाकों से भी सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और तमाम ऐसे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बिल्कुल वो लोग निकलने का काम करेंगे।
आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति रहा जो आपसे पहले भी राजनीति किया हो? हाँ, हमारे परिवार में हमारे माता जी अभी खुद बीडीसी हैं। अच्छा। हाँ। तो हम लोग गांव स्तर पे, हाँ हाँ हाँ। और हमारे पापा भी गांव सामाजिक इंसान हैं, ग्रामीण इलाकों में। और मेरे बड़े पिताजी जिला पंचायत रहे हैं 2-3 बार। तो यही एक अपना छोटी मतलब ग्रामीण इलाकों में हम लोगों की एक चुनाव लड़े, जीते, हारे दोनों हुआ। तो यही एक हम लोग की पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अब चुनाव में वर्तमान समय में आ रहा है तो नए युवाओं को स्वीकार करना थोड़ी चुनौती समाज के सामने रखती है। समाज अब उन्हीं को स्वीकार करता है जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड होता है, और आपके पास राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत अभी निचले स्तर का है। तो फिर क्या लगता है कि आपको समाज को स्वीकार कर पाएंगे? हाँ, संघर्ष का रास्ता ही, संघर्ष का जो रास्ता है यही इंसान को, और आज के दौर में हमें लगता है कि संघर्ष के रास्ते पर चल के ही समाज आपको स्वीकार करता है। जब हम जनता के मुद्दों के लिए, जब सड़क को बनाने के लिए हम 44 डिग्री और 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में जब हम पकड़ी बाजार से लेकर देवरिया तक उस सड़क को बनाने के लिए चले, पद यात्रा किए, तो हमारे साथ हजारों किसानों, नौजवानों और महिलाओं का समूह चला साथ। तो जब जनहित के मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे तो अपने आप आपकी स्वीकारता बढ़ जाएगी और पहचान बन जाएगी। बिल्कुल। जब आप अपने छात्र जीवन को देखते हैं और वर्तमान जीवन को देखते हैं तो दोनों में कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है? देखिए, दोनों की अपनी अलग अलग महत्ताएं हैं। छात्र जीवन में ये होता है कि जो छात्र होता है वो, और जो उसके साथी होते हैं, वो अपना सब कुछ गवा कर भी आपको बिल्कुल बिल्कुल अपना नेता बना देंगे। और बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो अपने दोस्त के लिए अपना बहुत कुछ गवा देते हैं। दोबारा अगर आपको फिर से अगर छात्र बनने का अवसर मिले, फिर से पढ़ने का अवसर मिले, तो क्या आप स्वीकार करेंगे उसको? हाँ, एकदम एकदम। और फिर दोबारा छात्र अध्यक्ष बनने का अवसर? एकदम, जीवन का सबसे अच्छा पल होता है ये। एकदम हमें लगता है कि मतलब उस पल को भूला ही नहीं जा सकता जीवन में कभी। हम कभी आज का कभी भी, और हम लोग छात्र संघ से निकले हैं तो कभी कभी हम लोग के कहीं भी छात्र नेता वाला अपनापन आ ही जाता है, और कोई छात्र नेता मिलता है तो उसके लिए एक अलग से अपना तो आ जाता है। तो इसलिए छात्र नेता और छात्र संघ मतलब इसको भूला नहीं जा सकता, और जीवन पर्यंत हम लोग के अंदर बना रहेगा, इसको कभी मिट भी नहीं सकता। जब छात्र संघ आप चुनाव लड़ते थे तो अचानक जाके तो आपने चुनाव लड़ना शुरू नहीं कर दिया होगा, उससे पहले कुछ दिन तो आप पढ़े होंगे ना? अरे हम लोग अभी छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद तक पढ़े हैं। नहीं, छात्र संघ अध्यक्ष आप तो जब छात्र संघ राजनीति में आ गए, राजनीति में आने से पहले जब आप एक सामान्य विद्यार्थी थे, और उस समय का कैसा दौर था? हम बीए प्रथम वर्ष से लेकर और 3 साल हम अच्छे विद्यार्थी रहे, विश्वविद्यालय के टॉपर्सों में से एक रहे। और ये नहीं था कि हम लोग हम बीए के विद्यार्थी थे, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप पता करिएगा कि हम लोग जब 2012, 13, 14, 15, 16 में बीए में 60% पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। हम बीए में 74% पाकर पास किए हैं बीए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 74% पाना अपने आप में, हमारे सभी छात्रावास के सीनियरों ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। हमें कहा कि तुम 74% बीए में पाए हो, तुम निश्चित तौर पर देश की बड़ी प्रशासनिक सेवा में जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल। छात्र नेताओं के प्रति हर लोग के मन में एक ऐसा विचार बन जाता है कि केवल राजनीति करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अब उनकी सोच को बदलना चाहिए। उनके नाम जब छात्र नेता ही है, छात्र नेता, छात्र है तब न नेता है, तो छात्र पढ़ेगा ही ना, और बिना पढ़े तो पास होगा नहीं। हम लोग कई महाविद्यालयों में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम देखते थे कि हमारे यहाँ जो छात्र नेता हैं उनकी पहली प्राथमिकता यही होती थी कि हमें बच्चों के बीच में रहना है, बच्चों के लिए आंदोलन करना है, पढ़ाई से बहुत कम नाता रखना है। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? फिर से इनको छात्र नेता बनना है, छात्र राजनीति में आना, उनको कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए? एकदम पढ़ना चाहिए। और दुनिया में मैं कहता हूँ छात्र नेता को नहीं, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। जो भी पढ़ेगा, जो भी अपने महापुरुषों को पढ़ेगा, जो भी जो अच्छी अच्छी किताबें उनको पढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन करने के बारे में सोचेगा। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसी विषय वस्तु है कि जिसको बिना पढ़े हमें जीवन में कुछ नहीं हासिल हो सकता। और एक अच्छा नेता बनने के लिए भी पढ़ाई की बहुत अधिक महत्ता है। इसलिए हर इंसान को पढ़ना तो जरूर चाहिए, 1 घंटा पढ़े या 8 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए। एक छात्र नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? एक छात्र नेता के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, वो जो चुनौती होती है आर्थिक चुनौती होती है। वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होता है। बिल्कुल। तो इसलिए छात्र नेता के सामने आर्थिक चुनौती सबसे बड़ी होती है, और छात्र नेता के सामने और कोई चुनौती धरती पर नहीं है। इसलिए क्योंकि छात्र नेता हिम्मती है, साहसी है, और छात्र नेता अपने संघर्ष के बल पर
अपने मुकाम को हासिल करता है। इसलिए जो छात्र नेता है उसके सामने आर्थिक चुनौती बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसमें भी हम छात्र नेताओं को फख्र होता है, हमको फख्र होता है कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, जहाँ के तमाम ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे सीनियर हैं, जो हम जैसे नौजवान को हमेशा प्रोत्साहन करते हैं और मदद करते हैं, और आर्थिक मदद करते हैं। हम कहीं किसी और जनपद में चले जाते हैं तो वहाँ रुकने के लिए मदद करते हैं और खिलाते भी हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े, कि जहाँ के सीनियर हम लोग को राजनीति में हमेशा मदद करके आगे बढ़ाने का काम किया। जब आप चुनाव लड़ रहे थे और एक सामान्य परिवार से होने का स्वाभाविक सी बात है, आपके सामने भी कई बार आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई होगी। हाँ। तो कभी ऐसा लगता था कि यार मेरे पास पैसे नहीं, हमारे मित्रों के पास पैसे हैं, काश मैं भी अमीर होता? हाँ, एकदम लगता है कि पैसे हम लोग के पास नहीं है। छात्र राजनीति के दौरान पोस्टर बनवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, हैंडबिल बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं, और होर्डिंग लगवाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बहुत सारे ऐसे हम लोग के साथी। अपने कुछ मित्रों का नाम बताइए ना, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। हाँ, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं कि जिनके योगदान को हम लोग भूल नहीं सकते। हम हॉस्टल में थे, सबसे पहले हमारा जो हॉलैंड हॉल हॉस्टल था, उस हॉलैंड हॉल में 300 लोग रहते थे, और 300 लोगों में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 300 लोगों में मुझे छोड़कर जो 299 लोग थे, मतलब मोटा मोटी 300 कर 310 भी, हाँ, बिल्कुल जी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, चाहे मेरा सीनियर रहे हो, चाहे मेरे जूनियर, चाहे मेरे समकक्षी, जिसने मुझे छात्र आने के लिए प्रोत्साहन न किया हो। मैं इकलौता ऐसा हॉलैंड हॉल का व्यक्ति था कि सभी ने मुझे प्रोत्साहन किया, और इसलिए किसी एक दो का नाम लेकर मैं अपने छात्रावास को छोटा नहीं करना चाहता। नहीं, कभी तो समझ में आता होगा ना कि अगर मुझे लगता है कि सब कोई हमारा विरोध कर देगा तो एक भाई हमारा है जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हॉलैंड हॉल का नाम ले रहा हूँ, कि जिस हॉस्टल में मैं रहता था हॉलैंड हॉल, वो पूरा हॉलैंड हॉल ही मेरे साथ था, एकदम मेरे सीनियर, मेरे जूनियर इतना साथ मेरे थे कि हमें लगा ही नहीं, और ऐसा लगता था कि मतलब ऐसे सीनियर और ऐसे हॉलैंडियन अगर किसी के साथ हों, बिल्कुल, तो दुनिया में वो इंसान कोई भी युद्ध फतह जीत सकता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल में रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि वहाँ के सीनियर जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर जितनी हम लोग की मदद की है। कोई सीनियर हम आते थे राजनीति करके, खाना हमको खिला देता था, कोई सीनियर 500, कोई 100, कोई 200, 400, 1500, 1000, 2000, और सब लोग देखा नेता एकदम तुमको चुनाव लड़ना है और जीतना है, एकदम डरना नहीं। और जब हमको जरूरत पड़ी कि आज रैली निकालना है, बिना संसाधन के, बिना पैसे के, हॉस्टल के लोगों ने हमारे साथ संख्या बल दिखाकर हमेशा हमको मजबूती प्रदान किया। तो हॉलैंड हॉल के लोगों ने जितनी मुझे ताकत दी है, मैं अपने जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता, और उस छात्रावास को हम लोग नहीं भूल सकते। उसी छात्रावास ने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया, सीनियरों ने, जूनियरों ने बहुत प्रोत्साहन किया, भूल नहीं सकता। अक्सर हम देखते हैं जब चुनाव होता है तो कई बार लोग होते हैं कि एक व्यक्ति का समर्थन करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के मन में रहता है कि मैं इनका समर्थन कर रहा हूं तो इनके विपक्ष में जो है वो हमसे नाराज हो जाएगा। तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपके कुछ मित्र जो आपका समर्थन कर रहे हैं, फिर उनके मन में हो कि मैं अगर अवनीश के साथ खड़ा हो गया तो फिर अन्य लोग हमारा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, उनसे हमारी दुश्मनी हो जाएगी? इस मामले में मैं सौभाग्यशाली था कि हमारे साथ जितने लोग थे वो लोग स्वयं दूसरे से कह देते थे कि हम अवनीश के साथ हैं, हमारे साथ समय मत जियान करिए, हम लोग अवनीश के साथ हैं, हमारे साथ समय मत जियान करिए। और जबकि इलाहाबाद हर जगह कहीं न कहीं जाति घेर लेती है, हमारे खिलाफ लड़ने वाले लोग दूसरी जाति के थे, और उस जाति के लोग जब अपने जाति के लोगों को से ये कहते थे कि अरे मतलब अपने भाव में जो भी कहते हो कि हमारा नहीं देकर एक अवनीश यादव, तो वो लोग कहते थे नहीं, अवनीश मेरा भाई है, अवनीश मेरा साथी है, हम अवनीश के साथ हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसे भी लोगों ने मतलब जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर, मजहब से ऊपर उठकर हमारे छात्रावास में बहुसंख्यक लोग दूसरी बिरादरी के थे। हम जिस छात्रावास में रहते थे बहुसंख्यक लोग दूसरी बिरादरी के थे, लेकिन उन बहुसंख्यक लोगों ने अपने स्वजाति प्रत्याशियों से कहा कि नहीं, सरेआम कहा, खुलेआम कहा कि हम अवनीश के साथ हैं, हम अवनीश के साथ रहेंगे। उन लोगों ने अपने गाड़ी पर मेरा स्टिकर लगाया। अपने क्या विशेषता थी कि एक सामान्य से परिवार से निकला हुआ लड़का जो देवरिया से आता है और इलाहाबाद में अपना इतना बड़ा प्रभाव बना लेता है? बस एक मन में समाजवादी विचारधारा थी जो हम लोग के अंदर घुस गई थी, और
छात्र के लिए सदैव संघर्ष करने का तजुर्बा, जज्बा और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद जो था। विश्वविद्यालय के कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता थे जिनका आशीर्वाद रहा, समय समय पर मार्गदर्शन किए। अभिषेक यादव, अखिलेश गुप्ता, गुड्डू, ये लोगों ने समय समय पर मार्गदर्शन किया और हमेशा छात्र हितों पर हम लोग संघर्ष करते रहे। उसी की देन है कि आज जो हम लोग हैं वो, और वही पहचान है कि आज हम लोग प्रदेश के किसी कोने में चले जाते हैं तो हम लोग के साथ का पढ़ा हुआ कोई भी नौजवान साथी वरिष्ठ हमेशा हम लोगों के लिए साथ चलने के लिए दो कदम तैयार रहता है। उसमें तो बड़ी संख्या में हमेशा युवा आपके साथ घूमते होंगे पूरे कैंपस में। तो आप पढ़ते कब थे? पढ़ते हम लोग रात को थे। हाँ। हम लोग कमरे हॉस्टल जब आते थे तो खाना बनता था और हमेशा हॉस्टल में, हाँ, एक हॉस्टल में बड़ा अच्छा ये था हमारे कि एक लड़का कभी अपने लिए अकेले नहीं खाना बनाता था। हमेशा 8, 9, 10 लोगों का एक ग्रुप एक साथ खाना बनता था। तो जब ग्रुप खाना बनाने बैठता था तो उसी दौरान पढ़ाई से लेकर राजनीतिक सामाजिक सब बात होती थी। और मुझे लगता है कि अगर किताब से ज़्यादा अगर इंसान आपस में चर्चा करे विषयों को लेकर, अगर कोई नौजवान पढ़ने में बहुत तेज है, वो आपके साथ बैठा है और उस पर चर्चा कर रहा है, तो हम ज़्यादा सीखते हैं। तो हम लोग जब कमरे पर बैठते थे और खाना बनना जब शुरू होता था, लहसुन प्याज काटना और फिर उसको पकाना, तमाम चीज़ें, तो उस दौरान जो 1.5-2 घंटे का जो हम लोगों का आपसी ग्रुप डिस्कशन होता था, उससे अधिक हमको लगता है कि उससे अधिक ज्ञान कहीं नहीं मिल सकता और सबसे अच्छा ज्ञान उसी समय मिलता था। और हॉस्टल में, और सबसे अच्छी बात था कि हॉस्टल में हमारे सीनियर भी थे। तो सीनियर से हम लोग, जैसे हम हैं, हर इंसान, मुझे लगता है कि हर इंसान को जीवन में एक गुरु की, एक कोच की जरूरत होती है। तो हॉस्टल में रहते थे तो हम लोग का जो सब्जेक्ट होता था, जैसे मेरा जो सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, एजुकेशन, तो हॉस्टल में उस विषय के जो हमारे सीनियर थे, उन सीनियरों से हम लोग संपर्क में रहते थे। वो सीनियर हमें समय समय पर गाइड, जैसे हमें नहीं मालूम है क्या पढ़ना क्या नहीं, तो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब सीनियर बताता कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, तो मुझे लगता है कि आप कम समय में उन सारी चीज़ों को ग्रहण कर लेते थे जी। और नहीं आपके पास सीनियर होते थे, नहीं गाइड करने वाला है, तो फिर आप बहुत बोझ तले दब के बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए छात्रावासी जीवन भी एक छात्र को जरूर जीना चाहिए और सीनियरों से जरूर सीखना चाहिए। जब आप चुनाव लड़ते थे तो कभी आप निराश होते थे या फिर मित्रों से किनारे हो? हाँ, बहुत निराशा हुई। तो कैसे अपने आप को आप सकारात्मक करते थे? हम लोग जब हमारे दोस्ती करते थे, हमारे साथी करते थे, हाँ, हम लोग निराश हो जाते थे। कभी लगता था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, हमारे सामने वाला प्रत्याशी तो बहुत मजबूत है, बहुत बड़े परिवार से है, हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो जो साथी थे, जो हमारे सीनियर थे, ये लोग बहुत कि हौसलों से लड़ाई होती है, हिम्मत से लड़ाई होती है, धन दौलत कुछ नहीं होता है, हम लोग हैं साथ, सब लोग साथ हैं। और उस दिन क्या होता था कि हमारे सभी साथी क्या करते थे, बड़ी संख्या में गाड़ी पर बैठ कर ये करके, मतलब अगर रोज हम लोग 5-10 लोग प्रचार कर रहे हैं, 20 लोग प्रचार कर रहे हैं, कभी निराश हताश लगे, लोगों को मालूम चला तो सब लोग आपस में इकट्ठा 100-150 की संख्या में निकलते थे, कहते हैं बहुत लोग इसके साथ हैं। तो अपने आप हम लोग कर लेते थे। तो ये दोस्तों का साथ और विश्वविद्यालय में वरिष्ठों का साथ जीवन में बहुत मुकाम दिया, बहुत कुछ दिया हम लोगों को। अगर फिर से उस विश्वविद्यालय के सारे मित्रों के साथ आपको बैठने का अवसर मिले, तो उन मित्रों में अगर आपको किसी एक मित्र को चुनना हो कि यही हमारा मित्र है, तो किसी को चुनेंगे आप? बहुत सारे मित्र नहीं, हम लोग छात्रावास में ऐसे ऐसे सीनियर हैं कि जिनको हम लोग आज भी सुनने के लिए परेशान रहते हैं। हम क्या पता, हम लोग छात्रावास में रहते थे, हमारे बड़े भाई थे, एक आलोक भैया गाजीपुर के थे, रंजन भैया थे, रवि भैया थे, मतलब इन लोगों के बारे में क्या कहें। हमारे साथ रोहित, अनिकेत, छोटे भाई की तरह थे, सतीश, गोलू, एक शशि, ऐसे बहुत, मतलब किसका किसका हम नाम गिनाए, मतलब बहुत लड़के, मतलब बहुत लड़के थे कि जो एकदम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। और कोई बड़े भाई थे डांट देते थे, रवि भैया तो मुझे बहुत अधिक डांटे हैं, हमेशा हर बार पे डांट देते थे। आलोक भैया सारा मैनेजमेंट करते थे, रंजन सर भी मैनेजमेंट, छोटे भाई सब कैसे गाड़ी चलाना से लेकर पोस्टर बांटना से लेकर, हम इलाहाबाद रहे तो
रवि, ये भी हमारे परिवार का ही लड़का था, वो भी चुनाव प्रचार में एक्टिव रहना, उसके साथ एक टीम, प्रियांशु, तमाम किस मतलब नाम लेने लगेंगे ना बहुत नाम है। बिल्कुल मतलब अकेले हम कुछ नहीं कर पाते, तमाम लोगों के सहयोग से ही मैंने किया। तो हमेशा उनको मैं भूलता नहीं हूँ, कभी उनके योगदान को नहीं भूलता, उनके साथ को नहीं भूल सकता। बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनको हम लोग नहीं भूल सकते। एक छात्र नेता का जितना भौकाल सोशल मीडिया पे या सामने दिखता है, क्या निजी जीवन में वो कैसे महसूस करते हैं अपने आप को? हम लोग अंदर हैं वही हम लोग बाहर हैं, जो बाहर है वही अंदर है। कोई बनावटीपन नहीं है, कोई दिखावटीपन नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। और हम लोग संघर्ष को ही रास्ता चुनते हैं, और हम लोग को इस बात की एहसास है कि संघर्ष के रास्ते पर ही चलकर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। उस दौरान अपने निजी जीवन को जीने में वो कितनी चुनौतियाँ होती थी? छात्र नेता का अपना निजी जीवन कुछ होता नहीं है, मैं एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, कोई निजी जीवन नहीं होता है। वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक 4-5 भी बज जाएगा, वो हमेशा उसका दूसरे के लिए जीवन है। नहीं, उसमें तक उम्र भी था आपका, आपको भी तो लग रहा हो कि कोई अब हमारी ऐसी प्रेमिका हो जाए जिसके साथ हम भी अपना थोड़ा समय व्यतीत करें, ऐसा कभी हुआ? नहीं होता, देखिए हम लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं है। हर इंसान को प्रेम एक नैसर्गिक चीज है, ये सबको हो सकता है, सबको होता है, प्रभु को हुआ, इंसान को होता है। लेकिन जब आप जिम्मेदारियों से बच जाते हैं, और जो एक सामाजिक लोक लज्जा है जिसको कहा गया है, तो जब आपको जिम्मेदारी मिल जाएगी, लोक लज्जा, जब आपको लोग जानने लगेंगे तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारी चीजें आप चाह कभी कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग भी उसी तरीके के थे कि छात्र राजनीति में कम उम्र में आ गए, कम उम्र में अध्यक्ष बन गए, तो आप नहीं मतलब अगर आपकी इच्छा भी होगी तो आप सामाजिक लोक लज्जा से और जिम्मेदारियों से आप उन चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। चूंकि इस वीडियो को कई सारे युवा भी देखेंगे, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को पूछा क्योंकि मैं देखता हूँ कई सारे छात्र होता है जो सिर्फ दिखावे में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि हम अच्छे कपड़े पहन लिए, बड़े बड़ी गाड़ियों में आ गए तो हम अपने आप को छात्र नेता कहलाएंगे। नहीं, बड़ी गाड़ियों से और अच्छे कपड़ों से कोई नेता नहीं बनता। कपड़ा जरूर अच्छा पहनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। लेकिन विचार भी अच्छे होने चाहिए, सोच भी अच्छी होनी चाहिए, और छात्र हितों के लिए लड़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, और संघर्ष करेंगे। गांधी ने इस देश में केवल लुंगी लपेट कर क्रांति पैदा कर दी। इस देश में बड़े बड़े जो रईसजादे थे वो सूट और बूट पहन के देश को आजाद नहीं कराए। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी ने एक कपड़ा पहन के देश को आजाद कराया। तो इसलिए नो डाउट मैं कहता भी हूँ कि अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छी गाड़ी से भी चलिए, लेकिन उसी को अपना जीवन मत बनाइए। जीवन अगर आप छात्र नेता हो गए तो फिर समाज के परिवर्तन की लड़ाई लड़िए, समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़िए, जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़िए, छात्रों की उनको हक मिले इसके लिए लड़ाई लड़िए। केवल दिखावटेपना का जीवन नहीं, केवल हुटर बजा के चों मत करिए। हम लोग इस परंपरा के लोग नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि छात्र हितों के लिए संघर्ष हो, नौजवानों के लिए संघर्ष हो, और एक ऐसा जीवन है कि लोगों को लगे कि हाँ ये हमारा नेता लीड करने वाला जो होता है उसी को लीडर कहते हैं ना। तो जब लीडर अच्छा होगा तो लोग भी अच्छे होंगे। किस महापुरुष को आप अपना आदर्श मानते हैं? महापुरुषों में तो हम लोग अब मुलायम सिंह यादव जी को आदर्श मानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हीं का जो जीवन है हमारे जीवन के लिए आदर्श। मुलायम सिंह यादव को आप अपना आदर्श इससे तो नहीं मानते ना कि आप भी यादव हैं और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित? मुलायम सिंह यादव युगों में पैदा होते हैं, और मुलायम सिंह यादव महापुरुष हैं। एक सामान्य परिवार से और विकट परिस्थितियों में अभाव से निकलकर उत्तर प्रदेश का कई बार मुख्यमंत्री बनना और देश का रक्षा मंत्री बनना और बड़े बड़े परिवर्तन करना, ये एक महापुरुष ही कर सकता है। भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, अगर ऐसे लोगों में अगर आपको किसी को चुनना हो तो किसे चुनते हैं? भगत सिंह को आदर्श मानते हैं। भगत सिंह को भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं। स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ते हैं किसी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते, गांधी को भी मानते हैं, अम्बेडकर जी को मानते हैं। ऐसा नहीं है, इन सबको मानते हैं, पढ़ते हैं। अपनी नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए ऐसे महापुरुषों को पढ़ना कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पढ़ना चाहिए। कोई भी अगर सामाजिक जीवन में है तो उसको गांधी जी को पढ़े, अम्बेडकर को पढ़े, लोहिया को पढ़े, भगत सिंह को पढ़े, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़े, इन सबको पढ़ना जरूर चाहिए। एक अच्छा नेतृत्व शक्ति कैसे विकसित की जा सकती है? विचार से, अच्छे विचार से। वो विचार आएंगे कैसे? किताब से, महापुरुषों को जानने से, उनकी डॉक्यूमेंट्रियों को देखने से। जो महापुरुषों पर फिल्में बनी हैं उन फिल्मों को देखिए, जो इतिहास में जो चीज़ें व्यतीत हुई हैं उनको जानिए, समझिए कि कैसे इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी।
चाहते तो वो भी अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने कुर्बानियाँ दी। इसलिए उन महापुरुषों के जीवन को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अगर फिर से दोबारा कहीं और जाने को आपको अवसर मिलता है तो सबसे ज़्यादा आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? इलाहाबाद। इलाहाबाद से अच्छी जगह कोई नहीं। अगर इलाहाबाद को थोड़े शब्दों में बताना हो क्या है तो क्या कहेंगे इलाहाबाद को? इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ से इंसान शिक्षा, साहित्य, आध्यात्मिक सबसे जुड़ जाता है। तो इलाहाबाद अध्यात्म की भी नगरी है, शिक्षा का भी नगरी है, साहित्य की नगरी है, सियासत को भी बहुत अच्छे से इंसान समझ सकता है। तो इलाहाबाद एक ऐसी धरती है जहाँ से आप जो संगम की धरा है, जिसको प्राचीन काल में प्रयागराज कहा गया, तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा गया, जहाँ महाराजा हर्षवर्धन ने सब कुछ दान दे दिया। देश के करोड़ों लोग, विदेशों के लोग आकर वहाँ संगम में स्नान करके चले जाते हैं। और वही एक ऐसी धरती है वो जो इतने लोगों को अपने यहाँ बुला लेती है और सकुशल वापस नहीं कर देती है। उस इलाहाबाद रहने के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बाहर कहीं आप घूमने गए हों, उस दौरान की कोई स्मृतियाँ जो आप बताना चाहें? नहीं, हम लोग गंगा स्नान करने जाते थे। हाँ। और खूब करने जाते थे, घंटों घंटों गंगा स्नान करते थे। और सिविल लाइन में कॉफ़ी हाउस पे भी जाना, वहाँ भी राजनीतिक चर्चाएं करना, ये सब हम लोग के जीवन का हिस्सा रहा है। और डेलीगेसियों में खासकर सलोरी डेलीगेसी, बघाड़ा डेलीगेसी, जहाँ लाखों लाख छात्र रहते हैं, उनकी समस्याओं पर जाकर वहाँ आंदोलन करना, ये जीवन का एक अलग ही अनुभव है। उस आंदोलन का भी एक अलग आनंद है। बिल्कुल। जो रूम रेंट कंट्रोल एक्ट के लिए, बढ़ती फीस वृद्धि के लिए, ये एक बड़ा उसका एक जीवन में बड़ा महत्व है कि गरीब परिवार का नौजवान जाएगा वहाँ, कहाँ से कमरे में 4000 देगा, तो एक रूम रेंट कंट्रोल एक्ट लागू, उसके लिए आंदोलन करना। सलोरी डेलीगेसी जिसमें लाखों छात्र रहते हैं, बघाड़ा में लाखों, अल्लाहपुर में लाखों, उनके बीच भी समय व्यतीत करना बड़ा अच्छा लगता था। आज भी हम अक्सर गाँव में देखते हैं कि युवाओं के पास बहुत प्रतिभा है, युवा जो लड़कियां हैं उनके पास बहुत प्रतिभा है, लेकिन घर के लोग इसलिए नहीं भेजते, उनके पास आर्थिक चुनौतियाँ होती हैं। उन परिवार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा सार्वजनिक मंचों से भी और ऐसे भी मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर कोई भी ग्रामीण परिवेश का नौजवान, युवक, युवतियाँ अगर पढ़ने की इच्छुक हों और उनको लगता है कि हम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सकते हैं और आर्थिक अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे नौजवान जरूर हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आर्थिक कारणों से पढ़ाई में बाधा उत्पन्न न हो, ये हम हमेशा कहते हैं। छात्र जीवन में बाहर रह के पढ़ाई करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? बहुत ज़्यादा। हर इंसान को पढ़ना चाहिए। घर से दूर रहकर जरूर बाहर पढ़ना चाहिए। बाहर रह के पढ़ने वाला इंसान दुनिया की हर चुनौतियों से रूबरू हो जाता है और वही उसी का वो जो उसका सर्वांगीण फिर विकास होता है। बिल्कुल। तो हर इंसान को बाहर पढ़ना चाहिए और बाहर के साथ साथ अगर उसको मौका मिले तो हॉस्टल में भी जरूर रहना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लड़के हैं जो बाहर जाते हैं, थोड़ा दिन पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन फिर वो नकारात्मक हो जाते हैं या फिर उनके मन में लगता है कि अब हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, फिर वापस चले जाना चाहिए। और जैसे ही वापस आते हैं फिर वो बिल्कुल अपने रास्तों से विचलित हो जाते हैं। उन युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? ऐसे हुआ ये जो आप बात करें इस बात से हम सहमत हैं। आजकल अधिकतर शहरों में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान घर से पढ़ने जाते हैं, माँ बाप बहुत परिश्रम करके उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नौजवान वहाँ जाकर और दुनिया के चकाचौंध में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर ले रहा है। तो ऐसे नौजवान जब इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ें तो जरूर, और मैं माँ बाप से भी कहना चाहूँगा या उनके जो भी अभिभावक हैं तो अपने बच्चों पर ध्यान रखें, थोड़ा सा उनसे संवाद करें, समय समय पर संवाद करें। संवाद के माध्यम से ही उनको नकारात्मक चीज़ों की तरफ, गलत रास्ते की तरफ जाने से रोका जा सकता है। इसलिए संवाद करते रहेंगे तो जरूर वो अच्छे रास्ते पर चल पाएंगे। बिल्कुल। इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप पूरे समाज को कुछ संदेश देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? सब लोग शिक्षा की तरफ आगे बढ़िए। शिक्षा ही एक ऐसी विषय है, वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता और बिना शिक्षा के किसी भी इंसान का विकास नहीं हो सकता। तो शिक्षा के लिए सब लोग प्रयास करें। 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाएं, 2 रोटी का पैसा बनाकर अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना समय देने के लिए। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व शासन अध्यक्ष रहे श्री अवनीश यादव जी उपस्थित हैं, जिनसे मैंने ढेर सारे विषयों पर चर्चा किया और विशेष रूप से मैं शासन चुनाव पे फोकस इसलिए भी किया क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र नेता आज हमारे समाज में रहते हैं जिनके सामने सर चुनौतियां तो आती हैं, वो शासन की तैयारी भी करते हैं, लेकिन वो शासन को समझ नहीं पाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते हैं। तो आपने पूरे वीडियोज़ को जब देखा होगा तो
देखा होगा कि शासन में जो अध्यक्ष होते हैं वो सिर्फ भौकाल के नहीं होते हैं, उनके पास एक अलग सी जिम्मेदारी होती है पूरे वहाँ के रहने वाले सारे छात्र छात्राओं की समस्याओं के लड़ने की। तो आपको भी अगर छात्र नेता बनना है तो निश्चित तौर पे आपको अवनीश यादव जैसे सर से सीखना चाहिए। और निश्चित तौर पे आप पूरे वीडियोज़ को देखे होंगे तो यहाँ से कई सारे आपके मन में जो प्रश्न थे उनके सभी जवाब मिल भी गए होंगे। आपको वीडियोज़ कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया कमेंट अवश्य करिएगा और दूसरों के पास साझा भी करिएगा। और फिर से मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि अब आप किन के बारे में जानना चाहते हैं उनका भी नाम कमेंट में अवश्य लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।